मशरूम वाला वो 31% लेवल पे है, उसके और साइज इतना बड़ा सामने रखा हुआ, उसको स्पेन में भी है जो उनकी बात ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वो पिछले 20 साल से काम कर रहा है यहाँ और किसी को नहीं पता। तो हम लोग चीज कीजिए ना भाई, तो सवाल था क्या प्रोडक्ट लगाएंगे, अपनी कार की जमीन देखनी है, वो सारी चीजें। अगर जमीन अभी तक आपने नहीं फाइनल की है तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ऐसी जमीन देखो जिसमें ये गंदम और ऐसा जो लोकल की चीजें ये नहीं हो सकती, जो फायदे नहीं। नंबर 1 इसकी कॉस्ट कम होगी, सेकेंडली आप ऐसी चीज की तरफ जाओ जिसपे हमारा जो नॉर्मल फार्मर है उसकी तरफ नहीं जाता, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ज़ाफ़रान, ठीक है, ज़ाफ़रान जिस जमीन पे लगती है उस पे दूसरे पौधे नहीं लगते, तो पतली जमीन पे लगती है, मतलब दरख्त वो तो आ रहे हैं, ठीक है। ये जो आपकी फसलें होती हैं सीजन का ये नहीं लगती। ज़ाफ़रान 8 महीने की काश्त है। 10 मरले जमीन का जो उसका रिजल्ट है वो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? थोड़ा सा आपने इसमें मतलब वर्किंग की है एग्रीकल्चर 10 मरला यानी कि 125 गज पे अगर आपने कास्ट की है, क्या उसका होना चाहिए रिजल्ट? कोई भी आपने फसल लगाती है कितना आपको कमाते हैं 10 मरला? अगर बर्ड निकले ना तो मुश्किल से 10 मरले, जैसे ही बता रहे ना, उसका जैसे आधा किलो भी नहीं निकलेगा, 1 पाव मुश्किल से निकलेगा उसके अंदर ज़ाफ़रान, सिर्फ पूरे उसमें से, क्योंकि ज़ाफ़रान के फूल के अंदर से जो उसकी वो होती है ना, एक बर्ड जो है ठीक है उसमें से 4 फूल निकलते हैं, एक फूल में 3 स्टेम्स होते हैं ज़ाफ़रान जो आपने निकाल लिए, 30 टन की बन जो होगा ना मिली। और फिर उसकी खास बात सर करें ना, उसके लिए आपको पानी बहुत कम चाहिए, ठीक है, और सीधी जमीन या तो दूसरी चीजें भी लगा सकते हैं वहाँ पे वो चलते हैं। तीसरी चीज ये कि उसका बर्ड होता है, उसका बीज नहीं होता, बर्ड होता है। एक बर्ड 6 साल आप यूज कर सकते, आपने फसल उतार ली, बर्ड निकाला, उसको रख दिया, अगली दफा फिर बर्ड लगा दिया, फिर निकाला फिर रख दिया, फिर निकाला फिर रख दिया, मतलब 10 एकड़ में लोग इसकी मेहनत कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तकरीबन 10 एकड़ कर रहे हैं, 10 मरला पे ये कोई अपना एक सीजन में लाख रुपए से ऊपर कमा सकता है, सिर्फ 10 मरला 1 लाख से 5 लाख रुपए तक मिलता है जी, ऐसे ही है ज़ाफ़रान में। अगर आप बात करें ये जो आपका बलूचिस्तान को टच करता है, इस्फहान, ये ईरान का सूबा, सिस्तान और इस्फहान के साथ ये सारा यहाँ पे टेम्परेचर है एक बल्ब उसका 2000 रुपए 3000 रुपए की मिलता है। फिर आपकी जो ये सब्ज़ इलायची, ये दुनिया का तीसरा सबसे महंगा हर्ब है। अच्छा जी, नंबर 1 ज़ाफ़रान है, नंबर 2 उसको हम खाते में नहीं लाते क्योंकि ओरिजिनल होता ही नहीं हमारे यहाँ पे वनीला, हर्ब उसको एसेंस चलता है ना चीज़ में वनीला होता ही नहीं। ज़ाफ़रान के बाद दूसरा सबसे महंगा वनीला है और तीसरा है सब्ज़ इलायची। और ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ बैठा हुआ हर बंदा ना अपने घर में उगा सकते हैं इसको गमले में, और वो इतना उगेगा कि गमले में जब 12 इंच का जो गमला है तो आपकी घर की जरूरत पूरी होती रहेगी। तो अगर ऑर्गेनिक की आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ऑर्गेनिक में उन चीज़ों की तरफ जाएं जो कम जगह, तो देखिए आपने बात की सरमाया कम है, ठीक है, बिजनेस का सिंपल सा उसूल है कि आप सरमाया देखते हुए काम को प्लान करते हैं, आप जाए एक्सटेंड करें बिल्कुल हर चीज़ पे जाएं। सरमाया कम की मैंने बात नहीं की, नहीं अभी मतलब आपने कहा देखें आपके पास 25 लाख मेरे ख्याल से मुझे स्टार्ट करना है। देखिए एग्रीकल्चर में करोड़ों रुपए की कोई भी हैसियत नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो करोड़ों रुपए की कोई भी हैसियत नहीं है, और वो भी जब उसमें मल्टीपल उसके वो है मतलब पार्टनर्स हैं उनको आपने पे ऑफ नहीं करना है, ठीक है। एंड ऑफ द डे होता ही है कि उसका इतना कम चांस आता है, बेशक आपने कुछ भी नहीं किया, ये होता है यार ये तो पैसे बिना वजह मेरे ब्लॉक हुए हैं, तो अच्छी चीज़ जो आगे चल के वो होगी, अभी लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगी। तो 4-5 साल आप उसको लगाएंगे, अपने जो फर्नीचर में वो कवर करेंगे, तो फिर जाके आप प्रॉफिट की तरफ हैं, ठीक है। चावल की फसल के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ होती है? खड़ा पानी, ठीक है।
ये वो भी चीज़ मीठा। अभी साइंस ने उसको खत्म कर दिया। अब दुनिया में ड्रिप इरिगेशन पे जो है चावल चल रहा है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाकिस्तान में भी किसी ने लगाया लगाई है है। ड्रिप इरिगेशन। बूंद बूंद पानी गिरेगा, 60% पानी की बचत होगी, और चावल की फसल भी और ज़्यादा अच्छी है। वो तो जितनी है ना रिसर्च पे करके उसको मेरा इम्प्लीमेंट सर्कल कराया में जो मैंने बात की थी, इसकी ऑलिव की, वो टोटल ड्रिप इरिगेशन पे रखा है, और वो एक बार 1000 साल फसल देती है, 10 साल में तैयार होता है पौधा ऑलिव का। ऐसे मेरी अगर आप जीरो से 5 साल में हो गया तो सर वो तो उसमें है ना कलमी जो है, कि अगर आप जल्दी उस पर आप कलम लगा देते हैं, वो जहाँ पे अवेलेबल है जल्दी, और पाकिस्तान में भरा पड़ा है, बलूचिस्तान में, कश्मीर में बहुत है, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि जल्दी वाले में जल्दी से पता हमारा जंगली है इतना। नाम है और भाई। इतना वो है कि हम स्पेन को उनको टक्कर दे सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। ऐसी है। बिल्कुल रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे सर मैं इसको कंक्लूड चीज़ों को कंक्लूड करूँ कि आप अपना जो भी प्लान ऑफ एक्शन है उसको 3 से 6 महीने कर लें, पायलट फेज के लिए कुछ जगह रख लें, और उसमें छोटी छोटी क्रॉपिंग इधर चीज़ें लगाई जा रही है। उसको 2 साल बाद 3 साल बाद आपने करना है। आपने देखा है एक से एक जगह से इतना क्रॉप आया, और इन्वायरमेंट बर्दाश्त कर दिया, पानी में तो स्टडी तो बिल्कुल आपकी क्लियर हो। आप उसको कहते हैं मैं तो इन्वेस्टर डाल रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली देख लिया टूट गया। आप तो जब उसके कहते हैं शासन वाले हो जाएंगे, मैं तो ये कर रहा हूँ, आना किसको वहाँ से, ये तो डिस्कशन है। अगला मार्ग सही है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये था कि, बल्कि पहला सवाल ये था कि कितने लोग यहाँ से जो है ना उसको कंज्यूम करेंगे, और दूसरा ये था कि कंज्यूमर उस पर उसका रिजल्ट ये निकला कि हमें कंज्यूमर्स को भी थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा, मतलब अपने इन्वेस्टर्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ऑर्गेनिक की चलें दुनिया भर में डिमांड ऐसा ऐसा बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हम ये सपोज नहीं कर सकते कि हमें सारे ऐसे लोग फ़ौरन से मिल जाएंगे जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों को पहचानते हैं, लेकिन मतलब उनकी अहमियत को समझते हैं। तो हमने उनको ढूंढना पड़ेगा, मतलब ये कि जो मार्केटिंग वाली एफर्ट है ना कि अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है, तो उस पर तो एफर्ट हमने करनी पड़ेगी, और उसको ढूंढने के बाद उसको एजुकेट भी करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें इखलास साहब ने मुझे ये मशवरा दिया था कि हम जो है ना वो पॉलीकल्चर की तरफ जाए, क्योंकि नेचर बाय जो है ना वो नेचर पॉलीकल्चर, ये हम लोगों ने गलती की कि सारे दरख्त साफ कर दिए पूरे मैदान में, एक जो है ना यहाँ से लेके वो दूर दूर तक जो है ना एक ही फसल लगा दी। नेचर में ऐसा नहीं होता, नेचर के अंदर बहुत सारी फसलें एक साथ होती हैं। इसको एक उन्होंने इसका फायदा ये बताया था, नहीं उसके अंदर दरख्त भी लगे हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं, वेजिटेबल्स भी लगी हुई हैं, और जो है ना वो सीरियल क्रॉप्स भी लगी हुई हैं, ऑयल सीड भी लगा हुआ है, कुछ जो है ना वो थोड़ा थोड़ा साथ साथ में लगा है। बल्कि अभी इन्होंने जो है ना वो पर्माकल्चर की बात की, पर्माकल्चर कल मैंने उनसे समझा है क्लास में, तो वो कहते हैं कि जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी प्लेसमेंट इस तरीके से हो कि ऑप्टिमल मूवमेंट हो, आपकी कम से कम मूवमेंट के अंदर आपको जो है ना सारी चीज़ें विद इन एक्सेस। तो आपके किचन से ही दरवाज़ा निकल रहा हो, किचन से दरवाज़ा निकल रहा हो, किचन गार्डन, तो आप रूफ टॉप जो गार्डनिंग हो रही है ना वो पर्माकल्चर नहीं। सही। तो बहरहाल आपकी बात में क्या कर रहा था थोड़ा सा, हाँ मैं पॉलीकल्चर की बात कर रहा था कि हमने जो है ना वो बहुत सारी मुख्तलिफ फसलें लगानी, बजाय इसके कि एक दो फसलें जो है ना सारी ज़मीन पे हम लोग लगा दें मुख्तलिफ। उससे क्या होगा कि हमारे पास हर चीज़ का कंज्यूमर मौजूद है। अभी मैं सुबह बैठ के एक लिस्ट बना रहा था, कल मुझे क्लास साहब ने एक काम बोला कि आप ये बैठ के लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे घरों में जो है ना वो इस्तेमाल होती है। तो मैंने मेरे ख्याल में शायद इसमें 15 मिनट लगाए होंगे कि 90 चीज़ें मैंने इसके अंदर लिस्ट डाउन कर। इनको अगर मैं थोड़ा सा अगर पढ़ के सुनाऊँ, सबसे पहले तो पकाने वाली सब्जियां, इसके अंदर प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, फूल गोभी, मेथी, शिमला मिर्च, सारी सब्जियां हैं। ये सारी में लगाता हूँ 22 तक 21 तक सब्जियां हैं जो मैंने इसमें लिस्ट डाउन कर। और मैंने आगे इस पर ये भी लिखा है, ऐसे आप लोगों से मुझे इसके अंदर ये इनपुट चाहिए होगा कि हर कोई अपने अपने घर की कंजम्पशन बताए कि इस वक्त कितना कंज्यूम हो रहा है। मैंने अपने घर के हिसाब से लिखा है कि अगर जो है ना वो 5 बड़े, वैसे तो 6 बच्चे मेरे, हम दो मियाँ बीवी, बाकी 3 बच्चे छोटे हैं, 3 को मैं बड़ा काउंट करता हूँ। एहसान, ये सारी चीज फिल करना है ना कॉलम, ये सिर्फ 5 मिनट का काम, इसको छोड़ दीजिए, कंज्यूम किसने करना है। ये मैं करके कुछ अपनी वो आगे बात की तरफ आऊँगा। ये मैं बेस बना रहा हूँ, कॉन्टेस्ट डेवलप। मैं ये अभी सर्वे नहीं करवा रहा, नहीं सही है, मैं कॉन्टेस्ट डेवलप कर रहा हूँ अपनी बात का। वो ये कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, मतलब ये 22 के करीब पकाने वाली सब्जियाँ हैं, सलाद वाली सब्जियाँ जो है ना वो तकरीबन 7-8 हैं,
फिर डेयरी और पोल्ट्री के अंदर जो है ना वो अंडे, मुर्गी के अंडे, बत्तख के अंडे, दूध, दही, चीज़, मक्खन। इसके अलावा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के अंदर अभी चीज़ और मक्खन वैल्यू एडिड के अंदर आना चाहिए, बल्कि दही भी वैल्यू एडिड के अंदर आना चाहिए। इसके अंदर फिर चीनी है, नमक है, फिर मसाले हैं, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाले, फिर ऑयल्स हैं, देसी घी है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, कैनोला ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सब इस्तेमाल होते हैं। बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड है, केक है, बिस्किट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं। ऑर्गेनिक टॉफ़ी भी आप बना रहे हैं, ऑर्गेनिक टॉफ़ी भी इनाम भाई ने बनाई। इसके बाद फिर जो है ना वो फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐसे हैं कि जो हम बड़े शौक से खाते हैं, एक सेटिंग में 10 भी खा लेते हैं, और जब सीज़न होता है तो महीने में 3-3 दफ़ा भी खाते हैं। जैसे आम है या केला है या जो है ना वो सिट्रस है, तो कीनू है। बाकी कुछ हैं जो अभी इतने शौक से नहीं खाते, कभी खा लिया कभी नहीं खाया थोड़ा। तो ये अब मैंने ये किया है कि इसके अंदर लिखा है कि एक मरतबा जब हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो कितनी कंजम्पशन होती है हमारी, एक दिन में कितनी कंजम्पशन होती है अगर कभी हम खाते हैं। ये इस तरह समझ में नहीं आएगा, आप लोग टेबल को देखेंगे ना फिर समझ में आएगा। मैंने ये लिखा है कि एक मरतबा में जितना इस्तेमाल होता है, मैंने उसका लिख दिया ग्राम्स के अंदर कि 1000 ग्राम है, 250 ग्राम है या 500 ग्राम में, वो लिख दिया। फिर आगे मैंने लिखा कि महीने के 30 दिनों में से कितनी मरतबा, कितनी फ्रीक्वेंसी इसके इस्तेमाल होने की। अब प्याज का तो मैंने लिखा है कि 250 ग्राम है जो रोजाना ही इस्तेमाल होती है, हर साल में प्याज टमाटर तो डरता ही है। आलू का मैंने 20 दिन का लिख दिया कि 20 दिन जो है ना वो आलू, क्योंकि आलू पालक के साथ भी बनता है, बैंगन के साथ भी बनता है, आलू जो है ना वो मटर के साथ भी बनता है, जो है ना वो फ्राई में इस्तेमाल होता है, तो उसको मैंने 30 में से 30 दिन लिखा। इस तरह मिर्ची है, वो जो है ना वो हरी मिर्ची शायद हम 15 दिन इस्तेमाल करते हो, बाकी 15 दिन लाल मिर्ची इस्तेमाल करते हो। तो मैंने अपने तौर पे 15-20 मिनट की मेरी एफर्ट है, आप लोग इस पर देखेंगे, खुद से अपना सोच के लिखेंगे ना, आधा घंटा लगाएंगे इसको फिल करने में, तो हमारे सामने पूरी डिमांड आ जाएगी कि हमारे इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। मतलब अगर 100 चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन कर दी है, उन 100 चीज़ों में से 10 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। तो अगर हम उनसे स्टार्ट करें, क्योंकि उनके लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खरीदने वाला नहीं मिल रहा, वो तो ऐसी चीज़ें कि जो हर कोई खरीद ही रहा है और डेली बेसिस पर खरीद रहा है, तो उसका एक नहीं तो दूसरा कस्टमर हमको उसका मिल जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लेस फ्रीक्वेंट चीज़ों की तरफ हम लोग जाएं। एक तो ये कि पॉलीकल्चर की मैं बात कर रहा था कि हमने एक चीज़ नहीं उगानी बल्कि हमने 10 चीज़ें उगानी है, और क्योंकि वो 10 चीज़ों का कंज्यूमर हमारे पास मौजूद है। 10 चीज़ों का कंज्यूमर तो हमारे अपने इन्वेस्टर्स ही होंगे। मतलब हमारे पास फर्ज करें, अब ये हाशिम आरिफ साहब हैं, उन्होंने जो अपना ऑर्गेनिक फार्म बनाया हुआ है, तो उनके पास जो है ना वो पहले से सारी बुकिंग होती है। आटा जो ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक जो है ना वो गंदम उगा रहे हैं, उससे जो आटा निकालते हैं, पहले से उसकी बुकिंग होती है। तो बहरहाल हमने मतलब ये मिनिमम रिस्क पे काम करना है। कहने को तो 1 to 10 या 1 to 100 भी ऑर्गेनिक की प्राइसेस दुनिया भर में हैं, और कहने को तो इसकी जो ना वो मार्केट जो ना ग्रोथ कर रही है, लेकिन हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमें कोई बाहर का कस्टमर मिलता ही नहीं है। तो हम जो है ना वो ऐसी चीज़ें उगाएं जो कि हमारी अपनी डेली इस्तेमाल की चीज़ें, हम अपने ऊपर इस चीज़ को जो है ना वो टेस्ट कर चुके होंगे, तो फिर हम बाहर ही बेच सकते। जैसे मैंने मछली जब बेचना शुरू की तो मैं खुद पहले अपने लिए लेकर आया, और जितने धोखे खाने थे वो खुद अपने ऊपर खा लिए मैं। मतलब जो है ना वो एक मछली बता के किसी ने दूसरी दे दी, कभी किसी ने बासी दे दी, और जो है ना वो एक्स्ट्रा जब लेकर आया, मैं तस्वीरें वीडियोज़ डाली, लोगों को शेयर की, तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कुछ फिश के अंदर धोखे खा के सीख चुका, फिर मैं आगे बेचने के लायक हूँ। जी एक क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे आपने कहा कि जितने हमारे इन्वेस्टमेंट होंगे मैक्सिमम वही कंज्यूमर भी होंगे। जी कोशिश ये हमारी कि वो कंज्यूमर भी होंगे। कंज्यूमर भी होंगे। अब आपकी यील्ड हो रही है इतनी 100 की, आपके पास आपके इन्वेस्टर में जो ज़्यादा कंजप्शन 20 की है, 80 को आप क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, 80 ना बिल्कुल बेचना। अब मार्केट में आपने चेक करना होगा कि आपको उस 80 की प्राइस सबसे अच्छी कहाँ मिल रही है, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होगा ना। तो जहाँ अगर ऑर्गेनिक में ही जा रहे हैं सिर्फ, तो ऑर्गेनिक की मैं आपको ये बता दूँ कि जब आपको प्राइस मिलनी शुरू होगी ना, तो आप अपनी कंजप्शन भी छोड़ देंगे। Am I right? ये बात आपकी आ चुकी है कि 1 to 10 और 1 to 100 का रेशो है, लेकिन हमने फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो सामने रखना है। अब इसी पे अभी जो आपने लिस्ट बनाई है कंज्यूमर आपकी, प्याज है, आलू है, टमाटर है, सबसे ज़्यादा। अब आप देखिए टमाटर की प्राइस वैल्यू, प्राइस स्ट्रक्चर जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या होता है, ग्राफ यूँ जाता है, यूँ जाता है, यूँ जाता है, फिर यूँ आता है, यूँ आ रहा है, कभी 20 हो जाता है, कभी 100 हो जाता है, कभी 200 हो जाता है। राइट। अब जहाँ 100 होता है उस वक्त क्यों होता है, डिमांड और सप्लाई शॉर्ट हो जाती है आपके पास। तो जो टनल फार्मिंग आ रही है आपके पास, वो कर रहे हैं, या वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, या आप दूसरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर यही है आज
कि गर्मी की मौसम में सर्दी की सब्जी लगा रहे हैं, सर्दी में गर्मी की लगा रहे हैं, खजा में बाहर की लगा रहे हैं, बाहर में सदन की लगा रहे हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट Exactly, controlled environment कहते हैं। हर प्रोडक्ट वेरीफाई जा रही है और इसके अंदर में आप कर लो कि जो इसका एरिया है इसको मल्टीप्लाई बाय आप 7, तो इतनी आपकी जगह बन रही है वर्टिकल फार्मिंग में। वर्टिकल फार्मिंग में आप exactly। ट्रे लगाएं और उसके ऊपर जो है ना हर ट्रे जो है वो पूरी आपको जमीन का काम दे देगी, बीच में जगह सिर्फ इतनी छोड़नी है जिसमें आप चलेंगे और वो कलेक्ट करेंगे, और वहाँ तक आप पिक करेंगे बस। वर्टिकल फार्मिंग में देखिए इस चीज पे जा रही है। देखिए हरीश भाई, वर्टिकल फार्मिंग उन लोगों के लिए फिजिबल है जिनके पास जगह नहीं है। अगर हमारे पास जगह है तो फिर हम वर्टिकल फार्मिंग का जो एडिशनल जो है उसका वो है ना, मतलब एक एडिशनल जो कॉस्ट है वो तो बेयर करें। यस, जो चीज़ हमारे लिए सस्ती है क्यों बेयर करें वो आपको बताता हूँ। जमीन की कॉस्ट और वर्टिकल फार्मिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट की अगर बात करें ना तो वर्टिकल फार्मिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत कम है जमीन की कॉस्ट के मुकाबले। अच्छा, जी ठीक है, अभी आप सोचो कि इसको मल्टीप्लाई बाय ये कमरा है ना तो मल्टीप्लाई बाय 7 है। अगर ये ओपन जमीन है इसमें मैंने शेड बनाया है तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 50 नहीं कर सकता हूँ। सही है। 15 शेड लगा दी, मेरा 10 के 50 गज की जगह जो है वो 500 गज हो गई। सही है। उसमें सिर्फ मैंने फ्रेम लगाए हैं जिसके ऊपर उसका लोड आ रहा है। अच्छा, वर्टिकल फार्मिंग जो होती है उसमें भी 2 चीजें, एक तो कॉम्पोजिट में होती है और दूसरी पानी में होती है, सही मगर मिट्टी के, सही है। ठीक है। और हाइड्रोपोनिक्स। बहुत कम, यस, हाइड्रोपोनिक्स भी है जो पानी में होती है, एरोपोनिक्स भी है हाँ, जो आपकी हवा में होती है, बिल्कुल। और अच्छा, जो लेकिन एक्वापोनिक्स भी है हाँ, जिसके हवा अंदर आप में के लिए- मछलियों को और उसको साथ रखते हैं। हवा के लिए वो बहुत ज्यादा वो जरा महंगा है क्योंकि बहुत संगीन आपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाना होता है, ठीक है, लेकिन वो जमीन के लिए नहीं है, अच्छा, वो मैं स्पेस के लिए। आपकी बात को मैं जो है ना यस करता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि फर्ज कर लेते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट जमीन की कॉस्ट से भी कम है, लेकिन अगर हम सस्ती जमीन के ऊपर वर्टिकल फार्मिंग कर ले तो वो तो इससे भी अच्छा है। वही कह रहा हूं ना, आप सारा जब पे गाँव की जमीन- जो सभी बात थी मैंने सोची था कि वर्टिकल फार्मिंग देखे बात एरिया। शुरू हुई थी, बात शुरू कहाँ से हुई थी कि हमारा पढ़ा लिखा आदमी जो है वो खेती बाड़ी में नहीं आता, सही है। वो हाथ गंदे करना नहीं चाहता, दुनिया का फार्मिंग जगह में पढ़ा लिखा है। और वर्टिकल फार्मिंग उसमें कहीं ये नहीं है कि आप केमिकल्स में चलाएंगे, आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से चलाएंगे, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए है कि कम जगह में आपकी ज्यादा पैदावार हो सके। सही। आपने कृषि की बात की थी, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का आपने सुना होगा, वो क्या है? कम जगह पे ज्यादा पैदावार, जी बिल्कुल। ठीक है। 5 नब्बे जगह पे आप जो है ना 5 एकड़ के बराबर आप पैदावार कर देते हैं। सही। और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए, जब आप बायोफ्लॉक करते हो तो 2 बंदे चाहिए, लेकिन 5 एकड़ का आपका एक फिश पॉन्ड है, उसको चलाने के लिए कितने बंदे चाहिए? उसके लिए आपको पानी कितना चाहिए, ठीक है। जब आप इस तरफ आते हो दुनिया देखिए, सूर्य रहमान में ये बात है ना कि इल्म हासिल करो, कायनात तस्लीम करो और अपनी जिंदगी आसान करो। कहीं शरीयत मना नहीं करती कि भाई टेक्नोलॉजी का आप यूज नहीं करें, बिल्कुल करें, लेकिन उससे गलत चीज ना करें, वो गलत है, सही। ठीक है। तो जितनी भी इस पे नई रिसर्च आ रही है उसमें तो देखो दुनिया में हर जगह, अच्छा जबकि जगह बड़ी होती है तो पानी का खर्चा बढ़ता है, बिल्कुल। ज्यादा जगह में ज्यादा तो आप पानी। छोटी जगह पे आते हैं तो फिर आपका पानी का खर्चा कम हो जाता है, तो पानी आपका ज़ाया नहीं मिलता। सिर्फ चावल कोई सोच सकता था कि ड्रिप इरिगेशन पे, ड्रिप इरिगेशन अगर सबको मेरे ख्याल में पता ही है, अगर नहीं भी हो ठीक है, खतरा पानी गिर रहा होता है, हाँ ठीक है। वो थर में जो वो लगाया हुआ है अपना बाग लगाया है फलों का, एक बाग लगा हुआ है वहाँ पे थर में, ठीक है, फलों का बाग लगा हुआ है सिट्रस फ्रूट का, और तकरीबन आज से 20 साल पहले लगाया है। और चैलेंज के तौर पर बंदे ने किया कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं जरी जमीन लेकर उस पर कर सकूं, इतने हैं मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। उन्होंने उसका मजाक भी बनाया कि यार तुझे तो पानी नहीं है, तू सिट्रस फ्रूट लगाएगा, जगह लगाऊंगा। ड्रिप इरिगेशन से किया, घर को पानी चाहिए ना, तो जमीन में खाने की जरूरत नहीं, वहाँ तक पानी लगाया तो चल रही है। सही है, मतलब तो ये सारी टेक्नोलॉजी की है, ये चीजें, इनसे आपको यूटिलाइजेशन से कैसे करनी है? टेक्नोलॉजी की पढ़ा लिखा वजह से बंदा आगे ना, पढ़ा लिखा इंजीनियर और कंसल्टेंट और इस टाइप के लोग आगे भी अगर वही कंधे पे फावड़ा डाल के और जमीन खोद के इस तरह से काम करने लगे फिर फायदा नहीं है, फिर बेहतर है वो दफ्तर में बैठ के काम करे, सही। वो जिसका काम है उसको करने दे, वो फिर भी बेहतर कर ले। ठीक। तो ये है कि इन चीजों को यूटिलाइज करें। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पे आप ये निकाल लेते हैं कि जो हमारे पास जैसे जमीन है 10 लैक्स,
तो फुल फैमिली का तो गैस करेंगे मटीरियल की तरफ ठीक है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने देखा कि 50% जो है वो हमने कौन से 2 बड़ी क्रॉप लगाई, 50% जमीन हमने हार्ड प्रेस करी, बाकी जो बच्चे आपकी 3 एकड़ या 4 एकड़ चूक गई, उससे फिर हम देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लगा सकते। तो इस तरह क्या होगा, सारी चीज़ें हम एक साथ कवर अप करेंगे। आपने बड़ी भी रखी है आपकी, उससे आपने रिकवरी कर ली, उसको आप टेस्ट भी कर लेंगे। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। हमने ऑफिस के अंदर जो है ना वो फ्रोजन फ्राइज बनाए, तो दिखने में तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था। एक दिन रिजवान भाई जो जिन्होंने ऑयल की मशीन ली है वो माशाल्लाह काफ़ी शौक रखते हैं बिजनेस का, आज तक भी नहीं है। तो एक दिन वो लेकर आ गए आलू और मुझे कहने लगे कि फ्रोजन फ्राइज बनाएंगे। ठीक है बनाओ। मैंने कहा मुझे तो नहीं, कह रहे मेरे वीडियो तो अगर देखी है, इतने किलो आलू पे इतना जो ना वो रखता है क्या नाम है कॉर्नफ्लोर, इतना उसमें डालना होता है, इतनी देर इसको फ्राई करना होता है, फिर इसको फ्रीज करना होता है, जब निकाल के दोबारा फ्राई करेंगे तो इतनी देर में तैयार होता है। तो हमने वो सारा एक्सपेरिमेंट किया, उसको फ्रीज करके रख के चले गए। अगले दिन जब आए दोबारा मैंने उसको फ्रोजन को निकाल के फ्राई किया, क्या वो सारा तेल आलू के अंदर चला गया। तो पता ही चला कि वो आलू सही नहीं था, वो आलू पानी वाला आलू था। जब पानी निकला उसमें से तो तेल अंदर चला गया, वो सारा फुसफुसा हो गया और वो खाने में भी मतलब एक प्रैक्टिकली जब उस चीज़ को की तो एक नया मसला सामने आया कि भाई इसके अंदर जो है ना वो आलू भी बड़ा सेट करके लेना है। वैसे तो वो ये तो खैर जो भी फ्रोजन फ्राइज की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें बताएंगे कि आपको आलू अच्छा वाला लेना है, लेकिन प्रैक्टिकली करने में जो है ना वो आपको फिर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है। अब हमारा ये इरादा है कि यहाँ पर हम इंशाल्लाह फार्मिंग तो करेंगे ही, और साथ में जितने भी जैसे अब जैतून का है, बीच में डिस्कशन आया, ज़ाफ़रान का आया, ठीक है, या मोरिंगा का आया, मोरिंगा जो ना उसका पाउडर बना के बेच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं कि जिनको आप डायरेक्टली बेच सकते हैं, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनको आप बाय प्रोडक्ट बना के जो उनका बेच सकते हैं, और हर्ब भी बहुत सारी हैं कि जिनकी बहुत अच्छी अच्छी आपको कीमतें मिल सकती हैं। ऑयल सीड्स के लिए मैंने कल उनसे डिस्कशन किया, मैंने कहा कि ऑयल सीड के लिए जो है ना वो पोटोहार का रीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बीज के अंदर जो है ना वो ऑयल की सबसे अच्छी परसेंटेज वहाँ पर हो। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे भी उगा सकते हैं, मतलब अगर हम जो है ना वो साथ में ऑयल सीड जितने भी अगर हमने थोड़ी थोड़ी फसल लगा दी और हमने देख लिया उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ऑब्वियसली पहले थियोरेटिकली उसको फिल्टर आउट करेंगे कि भाई इस सॉइल के अंदर, सॉइल का टेस्ट हमारे पास होगा, इस सॉइल, इस क्लाइमेट, इस पानी की भी पूरा वहाँ पर टेस्ट वगैरह होगा, इसके अंदर कौन सी फसल अच्छी सर्वाइव कर सकती है। तो 100 में से हमने नैरो डाउन करके निकाल लिए 50 निकाल लिए। अब उन 50 में से फिर हमने जो है ना वो क्लाइमेट वाइज जो भी मौसम चल रहा है हमने उसमें से 10 लगा दिए। फिर 10 में से हमने देखा कि इन 10 में से इन 2 का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो हमने फिर उन 2 को अगले सीजन के अंदर जो ना वो स्केल कर लिया, उनको कमर्शियली लगा लिया, और बाकी जिनका नहीं था उनको जो है हम नहीं लगाया, उनको स्किप कर दिया। फिर इसी तरह जो डिमांड है अभी ये जो मैं दोबारा उस तरफ आऊँगा कि जो हमारी प्रोड्यूस होगी ना उसको बेचना, जब फिश के काम करने में मुझे यही पता चला कि भाई इस काम को स्केल करने के लिए आपको जो ना वो उसको बेचना आना चाहिए। मतलब ठीक है, फिश की सारी नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, 70-80 किस्म की मछली 4 साल बेची, एक एक मछली के 5-5 नाम पता है, सिंधी, बलोची, इंग्लिश, उर्दू, क्या मतलब अब पूरा मतलब मुझे PhD कर लिया। ठीक है, कौन सी मछली बिरयानी में अच्छी, कौन सी सालन के लिए अच्छी, कौन सी फ्राई के लिए अच्छी, कौन सी बारबेक्यू के लिए अच्छी, किस में कितने कांटे हैं, इसके अंदर नेट मीट का परसेंटेज कितना है, अगर स्टेक्स में कटिंग होगी तो कितना परसेंटेज है, अगर फिले करेंगे तो कितना परसेंटेज है, और अगर जो है वो उसको होल कट करेंगे या उसको बुक कट करेंगे तो कितना परसेंटेज है। पूरा मेरे पास जो है ना वो डेटा बेस है, बहुत बड़ी नॉलेज बेस मैंने जमा की है, क्योंकि मैं पढ़ता रहता था। मुझे लोकली तो इन लोगों ने ना एक ही चीज़, एक नाम को 10 मछलियों में चला रहे होते, ये चाइना पापलेट है, ये काला पापलेट है, ये वाइट पापलेट है, ये जो है ना जलेबी पापलेट है, और ये जो है ना वो कितनी, मतलब एक ही नाम को 10 जो है ना वो उस पर चला रहे होते। और लेकिन अगर आप उसको जो है ना वो देखें, साइंटिफिक उनके नेम देखें, साइंटिफिक नेम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इंटरनेशनली उनकी प्रॉपर अगर जो है ना वो उनकी नेमिंग की जाए तो उनके अलग अलग नाम है, तो वो ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि लोग पूछते थे मुझसे कि भाई ये जो मछली आप आज देख रहा है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। अब नॉर्मल गली में गुजरने वाले मछली वाले तो कोई बात नहीं पूछता, लेकिन मुझसे और आपसे पूछते हैं, और अंग्रेज भाई भी यहाँ मछली का काम जो है माशाल्लाह करते हैं। और तो वो चीज़ों को मुझे, जिस तरह का मेरा कस्टमर है, मुझे हर चीज़ को पढ़ना पड़ता था, उसको रिप्लाई देना पड़ता। तो हमारे पास कस्टमर तो अच्छे होंगे जिनका बाइंग पावर भी होगा, और जो है ना वो उन चीज़ों की वो वैल्यू भी हमें देंगे, लेकिन हमें उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा, और हम उसको बिल्कुल भी इस तरह नहीं करें फावड़ा लेके, हम पढ़ा लिखा बंदा भी जो है ना उस तरह, हमें इसको काफ़ी रिसर्च करके काम को करना पड़ेगा। उसको मतलब इवन सेल करने के लिए भी, हमको कस्टमर्स को एजुकेट करने के लिए भी पहले अपने आप को ही जो है ना वो अपनी नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी।
तो वो बात अपनी जगह है कि अंगूठा छाप लोग जो है ना कहाँ पहुँच जाते हैं दुनिया के अंदर, किस्मत भी एक चीज़ होती है। तो अल्लाह ताला की जो माल की तकसीम है वो एक अलग ही तकसीम है, उसको हम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन बहरहाल फिर भी हमने इल्म की बुनियाद पर ही काम को करना है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और अंगूठा छाप जो है ना वो बड़ा जो है ना वो क्या नाम है बिजनेसमैन बन गया तो हम भी बन सकते हैं। हमने उसको स्किप नहीं करना, नॉलेज वाले पार्ट को स्किप नहीं करना। दूसरी बात प्लानिंग है। कल क्लास साहब ने एक और बात बोली थी, जापानीज लोग जो है ना वो किसी एक काम को करने के लिए 5 महीने की प्लानिंग करते हैं, 1 महीने में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो कितना हो गया, 5 महीने की प्लानिंग के बाद 1 महीना सिर्फ एग्जीक्यूशन में लगा। तो उसके जी हम एजुकेशन दो चीजें, बिजनेस के लिए एजुकेशन, मैंने कहा हम नहीं बन सकते, हमें वो बात फॉलो नहीं करना है। हाँ, अच्छा, बिजनेस के लिए एजुकेशन मैंडेटरी नहीं, किसी काम के लिए इससे रिलेटेड नॉलेज जितने भी जो ये हाँ, मेरा मकसद यही है। हाँ, ठीक है, जो कि जिनके पास कोई वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, तालीमी फरायात की रसीदें। बेसिकली डिग्री जो है वो आपकी जी, तालीमी फरायात की रसीद होती है कि आपने कितना पैसा खर्च नहीं, किया। डिग्री की तो बात ही नहीं होती, नॉलेज की बात होती है। ठीक है, तो तालीम याफ्ता हमारे यहाँ सिर्फ कहते हैं ना, जो डिग्री याफ्ता होता है, लोग मजाक बना करते हैं असलम रईसानी का कि डिग्री होती है, वो सही कहता है, डिग्री होती है। सही है, उसकी बात जो सही है। बिल्कुल बात सही कहता है। ठीक है, तो मैं- बात ये है कि फील्ड की नॉलेज रखी। यस, फील्ड की नॉलेज आपके पास हो, तो किसी के पास भी हो सकती है। छोटा सा वाकया मैं बताऊंगा, जी जी ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कबीर खान को कौन नहीं जानता, जी। और वजह मशहूरी क्या है उनकी? एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर सेटअप। अच्छा। एटम बॉम्ब एक छोटी सी प्रोडक्ट है। सही है, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर सेटअप पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम भुट्टो साहब के दौर में जिस वक्त इन्होंने शुरू किया था, उनके हॉलैंड से आए थे, सब कुछ अपना वहाँ छोड़ छाड़ के इधर आए थे कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना। उन्होंने पहला जो न्यूक्लियर जो था रिएक्टर पूरा तैयार कर लिया, सब कुछ हो गया कि बस अब इसकी इनॉग्रेशन करवानी है। ठीक है, टेस्टिंग फेज में था। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कूलिंग टावर, जिससे पूरे प्लांट को ठंडा रखना। ठीक है, वो भी तैयार हो गया और जब उसको चलाया उसमें फैन लगे हुए थे, हवा उसमें क्रॉस करते, तो चले मुश्किल से 1 मिनट भी ना चले और तक आवाज आए और उसका पंखे का ब्लेड भी गिरे, क्रैक, 1 2 3 पंखे टूटे जा रहे हैं। अब वो परेशान कि ये जब तक कूलिंग टावर काम नहीं करेगा तो हम किस तरह से इसको चलाएंगे। क्योंकि एक से एक मेटलर्जिस्ट उनके पास मौजूद, पाकिस्तान की तो जो थी साइंटिस्ट थी वो उनके पास थी, सब कोशिश कर मारी। डॉक्टर साहब ने पूछा भाई किसी के पास कोई इलाज है इस बात पर, तो हर चीज ट्राई कर दी, ठीक है, नए मेटल्स बना लिए हम किसी ने। एक बिल्कुल जिसको आप कहते हैं फ्रेशर, नया लड़का जो अभी स्टूडेंट था, उसने कहा कि मेरे पास एक मुमकिन है इसका हल है, अगर मुनासिब करिए बताओ। उसने कहा बाबू लोहार। सारे इंजीनियर हो गए बाबू लोहार, मतलब हम लोग उठे बैठे हैं सारे, तुम कह रहे हो लोहार देखिएगा इसको। एक मिनट सारे तो फेल हो गए ना, ट्राई करने में क्या ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नाकाम होंगे। ठीक है जी, कौन है बाबू लोहार, बता दो उसको जगह नाम पूछिए, और वो है गुजरावाला में, हम जाते हैं उसके पास। अगले दिन डॉक्टर साहब अपने 4-5 लोगों को लेके उस लड़के के साथ पहुंच गए गुजरावाला। सुबह मालूम तो बाबू लोहार का एक कारखाना है, उधर गए। बाबू लोहार अल्लाह बैठा है, हथौड़े चला रहे, सोचा बाबू लोहार का जी मैं बताएं क्या कारण, कैसे से मसला है, एक चीज़ हम बना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें ये मसला आ रहा है, उनको चलाना था उसको 3500 RPM 3000 RPM में उठ जाएगा। 3500 का चला तो उसने चलते ही रहना। सही ठीक है जी, क्या चीज़ें ले आओ देख लेते। निकालना थोड़ा मुश्किल है, चलना पड़ेगा। जी अलग पैसे में सब मिलेंगे, चलो जाके देखेंगे कम होगा। बाद जाके दिखाना है, हैरान किया ये किस जगह पर आ गई। अच्छा जी दिखाओ क्या चीज़ है, दिखाया ये टावर है, पंखा चलाते हैं, फिर मिल गया। उसने कहा ठीक है दोबारा चलाओ, नया पंखा लगा दो। उसने कहा ये पंखा किससे ले लो, ये हम खुद बनाते हैं, मुझे जगह दिखाओ जहाँ पर बनाते हैं। फ्री हो रहा है, काम की बात नहीं कर रहे हैं। भाई दिखाओ, देखे आए हो तो उसकी सुनो भी है।
बाबू महाराज साहब को लेके गए कंपनी के तो देखा तो कहते हैं कि ये किस चीज़ से बना रहे हैं, उन्होंने कहा ये इससे मटीरियल इतना बनाते हैं, उसने कहा ये बड़ा बेहतरीन चीज़ बनाई है, सुनने टुकड़ा चाहिए, ढलाई कैसे करेंगे बाबू बनाओ मेरे साथ। तो उसमें वो करना शुरू किया,